वन डायमेंशनल एप्लीकेशन के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव मोशन का ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका रिलेटिव मोशन से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ड्रॉ मत करना, केवल अभी समझो। मान लो कि ये कोई क्रॉलर बेल्ट है। क्रॉलर बेल्ट का मतलब ये कि जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में जो बेल्ट होती हैं, क्रॉलर बेल्ट्स, जिनके ऊपर मान लो प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और वो प्रोडक्ट अपने आप मूव करते हैं, तो मान लो उसी तरह का ये कोई बेल्ट है और ये बेल्ट एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हम्म और मान लेते हैं कि काफी चौड़ी बेल्ट है ये। ये इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया, मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर एक आदमी है, उससे ये बोला जाए कि भाई एक एंड से शुरू करो, और मान लो कि उसकी आंखों पे हमने पट्टी बांध दी और उससे कहा भाई कि तुम्हें सीधे सीधे जाना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्यों भाई? सीधे सीधे जाना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो क्या लगता है, अगर वो इस पॉइंट पे चलना शुरू करेगा, ओ पॉइंट से, और वो सीधे जा रहा है, उसकी आंखों पे तो पट्टी बंधी है, उसे क्या मालूम कहाँ चल रहा है, तो क्या वो इस डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा, पी पॉइंट पे, या नहीं पहुंचेगा? हम्म नो सर। डायरेक्टली पी पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा वो, आप ध्यान से सोचो तो। ठीक है ना, मतलब चलेगा तो वो हमेशा इसी डायरेक्शन में, लेकिन वो जिस सरफेस पे चल रहा है, मतलब ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट खुद एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, जिसकी वजह से उसका जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो कुछ इस तरफ आएगा। और फाइनली जब वहां पहुंच के उसके आंखों में पट्टी खोली जाएगी तो कहेंगे भाई तुम तो इधर आ गए ना, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट। तो एक तरह से क्या हुआ, हुआ क्या इस केस में, जब वो चल रहा था तो क्या हो रहा था? एग्जैक्टली सेम टू सेम सिचुएशन रिवर के अंदर होती है, जब कोई स्विमर रिवर को क्रॉस कर रहा होगा, रिवर में जब भी स्विम कर रहा होगा इनफैक्ट। ठीक है ना भाई, एक वेलोसिटी तो उसकी खुद की अपनी है और एक वेलोसिटी उस बेल्ट की है। लेकिन जब वो बेल्ट के ऊपर चल रहा है ना, तो बेल्ट के ऊपर चलने से क्या हुआ कि उसके पास अपनी वेलोसिटी तो है ही है, उसके पास बेल्ट की भी वेलोसिटी है, जिसकी वजह से वो रिजल्टेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एग्जैक्टली सेम टू सेम सिचुएशन हमारी रिवर में भी होती है। ठीक है ना, तुम ऐसे मान के चलो कि अगर रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझना ध्यान से। और मान लो कि स्विमर जो है वो इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के अंदर जा रहा है ना, तो रिवर के अंदर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब ये बताओ कि अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या वो यहाँ पहुंचेगा पी पॉइंट पे, या कुछ यहाँ पे पहुंचेगा क्यू पॉइंट पे? क्यों भाई? तो हम लोग ये बोलते हैं कि भाई ये डायरेक्टली अपोजिट नहीं पहुंचेगा, बल्कि क्या होगा कि उसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, देखा जाए तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी और उसका मोशन इस वेक्टर के अलोंग होगा। तो ये तीन वेक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं सबसे पहले तो। कौन कौन से वेक्टर हैं बताइए भाई? ये वाला पार्ट नोट नहीं करो, ये तो ऐसे ही समझाने के लिए बनाया है। ये डायग्राम सबसे पहले बताओ, इसमें कौन सा वेक्टर क्या है? हम्म चाहो तो हम इसमें रिवर बना देते हैं। रिवर जो है, रिवर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, रिवर का फ्लो है मान लेते हैं कि यू स्पीड से, और इस रिवर में देखो ध्यान से, इस रिवर में ये स्विमर चलने वाला है। अब स्विमर जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो पहुंचेगा उस डायरेक्शन में नहीं, पहुंचेगा वो किसी और डायरेक्शन में। तो कौन कौन से वेक्टर्स हैं? तो सबसे पहले वी आर कॉमा जी, ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा बताइए भाई?
क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ग्राउंड पे खड़े होकर देखेंगे तो रिवर की वेलोसिटी हो गई। ये वही वेलोसिटी है जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर दूसरा वेक्टर है वी एस कॉमा आर। ये कौन सा वेक्टर है? ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है स्विमर की वेलोसिटी जो वो रिवर की रिस्पेक्ट में है। एक तरह से हम बोल सकते हैं ये उसकी स्विमिंग स्पीड बनेगी, स्विमिंग स्पीड बनेगी उसकी। लेकिन उसका जो एक्चुअल मोशन है स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कोई और डायरेक्शन में होगा। तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो सेकंड वाला वेक्टर लिखा हुआ है इसका मैग्नीट्यूड v के बराबर होगा। ठीक है, ये वो डायरेक्शन है जिसमें वो स्विमर खुद स्विम कर रहा है। मान लो v स्पीड से स्विम कर रहा है, और ये वो डायरेक्शन है जिसमें रिवर का फ्लो है, ये रिवर का फ्लो है। लेकिन जो उसका एक्चुअल मोशन होगा, उसका एक्चुअल मोशन इस डायरेक्शन में होगा। ये होगा डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल मोशन, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में रिवर वाली वेलोसिटी ऐड हो रही है। ठीक है ना? ये कौन सा डायरेक्शन होगा? ये डायरेक्शन होगा वो वाला भाई, जैसे मान लो हम स्विमर को देख रहे हैं किसी भी टाइम पे, तो स्विमर की जो बॉडी है, जरा स्विमर बना लेते हैं। मान लो कि ये स्विमर है। इसको ग्रुप कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो ये जो स्विमर है, ध्यान से देखोगे अगर किसी भी टाइम पे, तो स्विमर का जो डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग है, स्विमर का जो डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग है वो हमेशा ये वाला एंगल बना रहा होगा। ये वाला एंगल होता है थीटा, और इस थीटा को हम लोग बोलते हैं हेडिंग डायरेक्शन। हेडिंग डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि ये वो डायरेक्शन है जिसमें वो स्विमर खुद स्विम कर रहा है, लेकिन वो जिस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है उस डायरेक्शन में पहुंचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें ये वाली वेलोसिटी ऐड हो जा रही है। तो हमको दिखेगा तो हमेशा इसी तरह से, हमेशा दिखेगा कि स्विमर का जो बॉडी है, स्विमर का बॉडी थीटा एंगल बना रहा है, लेकिन पहुंचेगा थीटा पे नहीं, पहुंचेगा थोड़ा ज्यादा एंगल पे। बताइए पहले, ये थोड़ा बात समझने वाली है, और इतनी बात अगर क्लियर है तो रिवर्स स्विमर मोशन बहुत आसान है। सर सर एंगल वाला फिर से बता दीजिए। एंगल वाली बात मैंने ऐसे कही, जैसे मान लो, दूसरा एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि जो स्विमर है, मान लो स्विमर जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। स्विमर जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। ये रहा स्विमर। तो अब ये बताओ, अगर वो परपेंडिकुलर स्विम कर रहा है, पॉइंट ओ से चल रहा है, तो क्या वो पी पे पहुंचेगा? क्यों भाई? पी पे तो नहीं पहुंचेगा ना। स्विम तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही कर रहा है। मतलब हम अगर कभी भी उसको बीच में फोटो खींचेंगे, उसका वीडियो बना लो, फोटो क्यों खींचो, अब तो मोबाइल है। तो अगर मान लो कि हम उसको किसी भी टाइम पे देखेंगे बीच में, तो उसकी बॉडी हमें ऐसे ही नजर आएगी, ये कह रहा हूं। लेकिन वो पहुंचा पी पॉइंट पे नहीं, पहुंचा कहाँ पे? वो पहुंचा तो वो कोई और पॉइंट क्यू। तो ये जो बॉडी उसका एंगल बना रही है ना, किससे? किससे एंगल? रिवर के फ्लो से। ये एंगल है थीटा। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये थीटा इक्वल टू 90 वाला है। थीटा उसके हाथ में है। मतलब थीटा किस, थीटा कौन डिसाइड करेगा? थीटा डिसाइड करेगा स्विमर कि हमको कहाँ स्विम करना है। लेकिन वो जो थीटा डिसाइड करेगा वो पहुंचेगा थोड़े ना वहां पे। बताइए, आई बात समझ में थीटा वाली या नहीं आई? हम्म
जिस थीटा पे वो स्विम करना स्टार्ट कर रहा है, कंटिन्यूअसली उसी थीटा पे वो स्विम कर रहा है, लेकिन वो उस थीटा पे नहीं पहुंच पाएगा। रीजन इसका ये है कि उसकी जो वेलोसिटी है, मान लो उसकी वेलोसिटी v है और रिवर की भी वेलोसिटी है u है, तो उसका जो डायरेक्शन है वो v और u की रिजल्टेंट के अलोंग है। उसकी बॉडी का जो पाथ है वो ये वाला होगा, लेकिन उसकी बॉडी कैसी होगी, तो उसकी बॉडी हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगी, इस वेक्टर के डायरेक्शन में। बोलिए भाई, यस और नो? आ गया सर। ठीक है ना? तो हमको दिमाग में क्या रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन पढ़ने में कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कौन सा वेक्टर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बस आपको इन 3 वेक्टर को ठीक से समझ लेना है, कौन सा वेक्टर क्या है। ठीक है ना? जिसमें से ये जो वेक्टर है, ये जो v दिया होता है, ये दिया होता है वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। वेलोसिटी किसमें? स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर में जो वेलोसिटी होती है वो ये वाला वेक्टर होता है, लेकिन जब रिवर में स्विम करेगा तो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी ये होगी। वो तो उसी वेलोसिटी से स्विम कर रहा है, लेकिन उसमें ये वाली वेलोसिटी ऐड हो रही है, जिसकी वजह से ये उसका रिजल्टेंट आ रहा है। तो इन तीनों वेक्टर्स में रिजल्टेंट यही वाला बनेगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान से एक बार सारी चीजें देख लो जितनी लिखी हुई हैं अभी फिलहाल तुम्हारे सामने स्क्रीन पे। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट है, बाकी नॉर्मल काइनेमेटिक्स है। कॉन्सेप्ट बस इतना ही सा है कि उसकी बॉडी का जो अलाइनमेंट है वो कौन सा वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, उसकी बॉडी का जो मूवमेंट है वो कौन से वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। भाई इस वेक्टर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये तो बहुत आसान है। कंफ्यूजन इन दोनों में होगा कि ये कौन सा है और ये कौन सा है। इसको ठीक तरह से दिमाग में बिठा लो। बोलिए, कोई डाउट यहां तक तो? हम्म, क्यों भाई, कोई डाउट नहीं? अब जरा ध्यान से समझना, मुझे ये बताओ कि ये वाला जो वेक्टर है, ये वो वेक्टर है जिससे वो रिवर क्रॉस कर रहा है। हम्म, तो अगर हम इस वेक्टर के कंपोनेंट करें, इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना होगा और इस वेक्टर का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में कितना होगा, तो बताएगा कोई? क्यों भाई, ये जो वेक्टर है वो इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, या चाहो तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, तुम्हें जैसे समझ आसानी से समझ में आए। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को क्या हम यू आई कैप लिख सकते हैं? अगर हम एक्स डायरेक्शन में आई कैप ले रहे हैं और वाई डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रिवर ले रहे हैं, तो ये वाला वेक्टर यू आई कैप होगा। और उसी तरह से ये वाला वेक्टर आप ध्यान से देखो, तो क्या ये v cos थीटा आई कैप होगा और प्लस v sin थीटा जे कैप होगा। बोलिए, तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालें आई कैप और जे कैप में, तो आई कैप वाले कंपोनेंट आएंगे u प्लस वी कॉस थीटा आई कैप एंड प्लस v sin थीटा जे कैप। यानी ये इसका हो गया एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी और ये इसका हो गई वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, जैसे प्रोजेक्टाइल में बोलते हैं। अब इस वेक्टर, इस इक्वेशन में मुझे ये बताओ कि क्रॉस, रिवर को अगर क्रॉस करना है तो कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है रिवर क्रॉस कराने के लिए, vx या फिर vy? रिवर क्रॉस कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वाई डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसकी वजह से क्रॉस कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन का जो डिस्टेंस है वो इस कंपोनेंट की वजह से कवर हो रहा है। तो अगर हम बात करेंगे कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, तो वो कौन सा कंपोनेंट होगा? क्या वो वाई कंपोनेंट होगा? तो इसको लिख सकते हैं डी अपॉन वी वाई। तो ये टाइम हो जाएगा डी अपॉन वी साइन
थीटा, और एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, ड्रिफ्ट है, तो ड्रिफ्ट अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रोजेक्टाइल में रेंज निकालते थे। तो टाइम हमें मिल चुका है, तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या एक्स कंपोनेंट में टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स कंपोनेंट है u प्लस वी कॉस थीटा, और टाइम मल्टीप्लाई कर दो, यानी d अपॉन वी साइन थीटा। तो ये 2 पॉइंट और हैं इसमें, देखो नोट करिए, और कोई डाउट है तो बताइए यहाँ तक। बहुत आसान है, जबकि पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को। समझना बस जरूरी है, समझ लिया तो बहुत आसान है। सर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवाली बता दो। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब ये हुआ कि अगर रिवर रेस्ट पे हो जाए, तो रिवर रेस्ट का मतलब स्टिल वाटर हो गया। तो स्टिल वाटर में वो जिस स्पीड से स्विम करेगा वो ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड तो इस वेक्टर का फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन थोड़े ना फिक्स है, वो किधर स्विम कर रहा है, वो कहीं भी स्विम कर सकता है, 90 डिग्री पे कर सकता है, 45 पे कर सकता है, 60 पे कर सकता है, 30 पे कर सकता है। तो थीटा वो डिसाइड करेगा कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन उसके स्विम करने की जो कैपेसिटी है वो फिक्स होगी। भाई जैसे दौड़ने की स्पीड फिक्स है, वैसे ही तैरने की स्पीड फिक्स है। जो जो तैरने वाली स्पीड है उसकी, वो ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। लेकिन जब वो रिवर में स्विम कर रहा है तो ये वेलोसिटी आएगी ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वेलोसिटी में रिवर वाली वेलोसिटी ऐड होगी, मतलब v में कौन ऐड हो रहा है, u ऐड हो रहा है, तो रिजल्टेंट कुछ और आएगा ना। जैसे मान लो कि अगर दो मोशन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम मोशन। क्यों भाई? मान लो कि ये रिवर है, डाउन स्ट्रीम मोशन का मतलब हुआ कि रिवर अगर u वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में है, दोनों केस में, ठीक है, और अगर स्विमर स्विमर जो है स्ट्रीम के अलोंग चल रहा है, तो अब ये बताओ कि अगर उसकी खुद की तैरने की स्पीड v है तो उसकी रिजल्टेंट स्पीड क्या आएगी? बताओ इस केस में, पहले वाले केस में क्या ये v प्लस यू हो जाएगी ना। और इस मोशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम इसलिए क्योंकि तुम ध्यान से देखो तो उसकी स्पीड बढ़ जा रही है ना। और अगर मान लो कि वो जो स्विमर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी स्पीड v है, लेकिन उसकी रिजल्टेंट स्पीड क्या आएगी? तो उसकी रिजल्टेंट स्पीड की बात करेंगे तो वो v माइनस यू आएगी लेफ्ट साइड में। क्यों? क्योंकि ये मोशन कौन सा है, ये अप स्ट्रीम है। हालांकि एक बात और है, वो अप स्ट्रीम जा तभी पाएगा जब उसकी वेलोसिटी u से ज्यादा होगी। नहीं तो क्या होगा कि वो हाथ पैर तो इस डायरेक्शन मार रहा होगा लेकिन बॉडी पीछे जा रही होगी। बात समझ में आई है नहीं? अप स्ट्रीम जाने के लिए उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। मान लो रिवर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो कैसे नजर आएगा, क्या दिखाई देगा? क्यों भाई? हम्म रिवर वेलोसिटी ज्यादा हुई, उसकी वेलोसिटी कम हुई, तो हमको दिखाई क्या देगा? तो हमको दिखाई ये देगा कि वो हाथ पैर तो इसी डायरेक्शन में मार रहा है लेकिन उसकी बॉडी जो है वो पीछे जा रही है। देखो ध्यान से नोट करो जितना लिखा हुआ है। कुछ डाउट है बताइए। नेक्स्ट इसके बाद इसमें आते हैं इसके जो दो पॉपुलर केस हैं। पॉपुलर केस पहला है when time of crossing the river, when time of crossing the river is minimum, when time of crossing the river is minimum। अब देखो रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है वो ये वाला निकला है। टाइम कितना निकला है? टाइम की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली जनरल केस में
वो आई डी अपॉन वी साइन थीटा, यानी टाइम थीटा पे डिपेंड कर रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि ये वैल्यू मिनिमम हो, तो इसके मिनिमम के लिए थीटा क्या लेना चाहिए? क्यों भाई, क्या साइन थीटा को ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए यानी 1, और थीटा की वैल्यू आनी चाहिए 90 डिग्री। यानी जब वो स्विमर 90 डिग्री पे स्विम करेगा तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर जो है वो मिनिमम बनेगा। तो ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया है ये इसी केस का हो गया। इसको फिर से एक बार चाहो तो कॉपी कर लेता हूँ। देखो, ये वाला जो केस होगा ये टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर मिनिमम वाला केस होगा। लेकिन इस केस में वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा क्यू पॉइंट पे। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। रिवर का विड्थ दिया हुआ है डी, तो ड्रिफ्ट कितना आएगा? क्यों भाई, ड्रिफ्ट कितना आएगा? तो ड्रिफ्ट की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मतलब कितनी होती है? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है यू प्लस वी कॉस थीटा, लेकिन थीटा 90 है, तो थीटा 90 है तो सिर्फ यू बची, तो यू इंटू टी। तो टाइम मिनिमम कितना है? टाइम की वैल्यू निकल के आई डी अपॉन वी, और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है यू, तो ड्रिफ्ट की वैल्यू आ गई यहाँ से यू डी अपॉन वी। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो। तो भाई, बोलिए, इस केस में अगर हम वेक्टर डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह का बनेगा कि जो रिवर की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, और स्विमर का जो स्विमिंग डायरेक्शन है वो ये वाला है। तो इस केस में जो उसका डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल डायरेक्शन जो है वो ये वाला है इसका, मतलब ये इसका एक्चुअल मोशन है। तो उसकी अगर पूछा जाए स्विमर की वेलोसिटी क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी, तो कितनी वेलोसिटी बोलेंगे? तो स्विमर की एक्चुअल वेलोसिटी जो हमको दिखेगा वो आएगी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है ना? कौन से एंगल पे जाता हुआ नजर आएगा? तो टेन अल्फा की वैल्यू बनेगी v अपॉन यू। तो v अपॉन यू एंगल पे जाता हुआ नजर आएगा कितनी स्पीड से? अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी यू स्क्वायर से। लेकिन उसकी बॉडी को हम कभी भी देखेंगे तो कैसी रहेगी? 90 डिग्री पे जा रहा है इस एंगल पे, लेकिन बॉडी का जो अलाइनमेंट है वो 90 डिग्री है। बॉडी का अलाइनमेंट 90 डिग्री है, जा रहा है लेकिन इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी में रिवर वेलोसिटी ऐड हो गई है। बताइए, केस 1। क्लियर है? नोट कर लिया? और सेकंड जो दूसरा पॉपुलर केस है, व्हेन स्विमर wants to reach when swimmer wants to reach directly opposite point of the bank, when swimmer wants to reach directly opposite point of the bank, मतलब अब वो क्या है, अब वो पी पॉइंट पे पहुंचना चाह रहा है। तो जरा बताओगे सोच के कि अगर उसे डायरेक्टली पी पॉइंट पे पहुंचना है तो उसको कौन से डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए? क्यों भाई, मतलब उसका जो स्विमिंग डायरेक्शन है वो किधर होना चाहिए? रिवर की वेलोसिटी यू इस तरफ है, तो उसको अपनी वेलोसिटी किधर रखनी चाहिए?
इधर कहीं रखनी चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, बताओ भाई। सेकंड। भाई इधर रखेगा तब तो इधर जाएगा ना भाई, जब उसने इधर वेलोसिटी रखी तो वो इधर गया, तो अगर उसे जाना इस डायरेक्शन में है तो उसको अपनी वेलोसिटी इस तरफ रखनी होगी। तो मान लेते हैं कि उसका जो वेलोसिटी है वो इधर की तरफ कहीं हो, ठीक है। सीधी सी बात है, जिस डायरेक्शन में जाना है वो रिजल्टेंट है, तो ये दोनों वेक्टर इस रिजल्टेंट के दोनों तरफ होने चाहिए, दोनों एक तरफ हो जाएंगे तो फिर कैसे रिजल्टेंट इधर आएगा। तो अब हम ये भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा ले लो, कि जहां पहुंचना है, ध्यान से देखना, जिस डायरेक्शन में पहुंचना है उसको, उस डायरेक्शन से थीटा एंगल पे उसको स्विम करना चाहिए। थीटा एक लिख दो, या थीटा हम लोगों ने पहले लिया हुआ है तो इसको कोई और एंगल लिख दो, बीटा एंगल लिख दो, चलेगा ना। अब ध्यान से एक बात समझना, एक छोटी सी बात है वेक्टर से रिलेटेड। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट ओ है, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं द रिजल्टेंट। ये बहुत छोटी सी बात है जिससे कई सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी से होंगे। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी अलोंग ओपी। यही तो हम चाहते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में हो, ओपी के डायरेक्शन में। तो द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी अलोंग ओपी if their components are equal in a direction perpendicular to OP। मतलब अगर हम चाहते हैं कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट y डायरेक्शन में आए, तो इसका मतलब है कि इनके x डायरेक्शन के कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए। अब इनके x डायरेक्शन के कंपोनेंट क्या होंगे, तो देखो वेलोसिटी v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा v साइन बीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा v cos बीटा। देखो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा इसका v cos बीटा। तो अगर हम चाहते हैं कि इसका और इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो, तो ये वाले कंपोनेंट यानी x वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाने चाहिए। मतलब अगर ये u इसको कैंसिल कर देगा तो सिर्फ यही बचेगा, और यही बचेगा तो ये o से p जाएगा। तो इसकी कंडीशन ये आएगी कि v साइन बीटा इक्वल होना चाहिए u के। तो यहां से आपको एंगल मिल गया जिस एंगल पे उसको स्विम करना चाहिए। साइन बीटा की वैल्यू मिल गई u अपॉन v। देखो बीटा कहां से एंगल लिया हम लोगों ने, बीटा कौन सा एंगल लिया, ये जरा ध्यान से नोटिस कर लेना। सर इसको थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करिए। ये लाइन ध्यान से दिमाग में बिठाओ। अगर हम चाहते हैं कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो, तो उसके लिए मैंने ये लिखा कि जो y डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में इन दोनों के कंपोनेंट कैंसल हो जाने चाहिए, और कैंसल तभी होंगे जब वो इक्वल होंगे। बोलिए, मतलब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। अब देखो ये तो पूरा का पूरा इसी डायरेक्शन में है, तो इसके तो कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके कंपोनेंट करने की जरूरत है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आया, एक कंपोनेंट इधर आया। तो अगर हम चाहते हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन तीन का रिजल्टेंट y डायरेक्शन में हो, तो क्या बोलना चाहिए ना कि ये और ये इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अपोजिट है तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो इन्हीं दोनों को हमने इक्वल कर दिया है। बताइए भाई। जैसे मान लो कभी कोई और क्वेश्चन भी हुआ कि मान लो हमें स्विमर को इस डायरेक्शन में भेजना है और रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और स्विमर को हमें इस डायरेक्शन में भेजना है, तो हमको स्विमर की जो वेलोसिटी है वो किधर लेनी चाहिए। तो बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन से इधर की तरफ लेनी चाहिए। बोलो। तो अगर हम चाहते हैं कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आए,
तो मैंने ये बोला कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनके कंपोनेंट कैंसल करने चाहिए। तो इनका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा बताओगे? बोलो। u का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? भाई देखो, वेक्टर्स के बारे में मैंने पहले ही बोला था काइनेमेटिक्स के शुरू में कि वेक्टर्स बेटा अच्छा कर लो तब बात बनेगी। बोलिए, u का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? u का कंपोनेंट इधर आएगा u साइन अल्फा, और v का कंपोनेंट कितना आएगा? v साइन बीटा। साइन बीटा। तो अगर हम चाहते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट OP के अलोंग हो तो कंडीशन क्या निकलेगी? कंडीशन निकलेगी कि u साइन अल्फा इक्वल होना चाहिए किसके? v साइन बीटा के। देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तब तो कम टाइम लगेगा ही, बट अगर क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा हुआ तो अगर आप ये बात ध्यान रखोगे तो जल्दी हो जाएगा। मतलब इतनी बात अगर आप ध्यान रखते हो तो कोई भी क्वेश्चन रिवर स्विमर का नहीं अटकेगा। ध्यान रखने का मतलब ही पहले समझ लो फिर ध्यान रखो। वेक्टर की खास बात यही होती है कि वेक्टर के हम लोग जरूरत पड़ने पे कंपोनेंट कर सकते हैं बस। तो वापस से इसी केस पे आते हैं। तो इस केस में क्या होगा? क्यों भाई, इस केस में क्या होगा? स्विमर कौन से डायरेक्शन में स्विम कर रहा है? क्यों भाई? हम्म स्विमर कौन से डायरेक्शन में स्विम कर रहा है? ये देखो, स्विमर का जो स्विमिंग डायरेक्शन है वो v वेक्टर से मैच करेगा, लेकिन वो पहुंचेगा कहाँ? बात समझ में आई? पहुंचेगा कहाँ? वो पहुंचेगा वो बी पॉइंट पे। बताओ। ये जो मैंने लिखा है ये तो जनरल बात लिख दी है, अलग किसी और क्वेश्चन में काम आएगी तो काम आएगी, इस केस से उसका रिलेशन नहीं है। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट यही यूज हुआ है। ठीक है, फिर बात आएगी कि भाई इसको टाइम कितना लग रहा है। तो अब ये बताओ कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लिखा था मैंने? ये कंपोनेंट कितना लिखा हुआ है? v cos बीटा। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर क्या होगा? टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना है y डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है जो उसको क्रॉस करा रहा है। अब ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए ना एक दूसरे से, बचा तो ये वाला था v cos बीटा। तो v cos बीटा के हिसाब से उसको इतना टाइम लगेगा। अब साइन बीटा की वैल्यू पता है तो cos बीटा कैसे निकाल सकते हैं? साइन बीटा पता है अगर तो cos बीटा लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर बीटा होगा u स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये d अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचेगा। देखो देखो ध्यान से बताओ। देखो, क्वेश्चंस करोगे जब इस पे बेस तो और क्लैरिटी आएगी, बट अभी जितनी बातें बोली गई हैं वो आपको थ्योरेटिकली सारी चीजें क्लियर है या नहीं है? बस उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। सर आ गया समझ में। और ये पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हो तो आप देखोगे कि कुछ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन होगा तो उसमें ये ज्यादा काम करेगा।
देखो इसमें मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, करो। देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। देखो इस क्वेश्चन को कर लिया। रिवर इज 400 मीटर वाइड एंड इज फ्लोइंग एट ए रेट 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 ये क्या दिया हुआ है, ये यू का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, और विड्थ दी हुई है 400 मीटर। अ बोट इज सेलिंग एट ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसका मतलब ये जो 10 है ये v का वैल्यू है, v का वैल्यू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड बस, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। अब ध्यान से समझना, बोट सेलिंग परपेंडिकुलर टू रिवर, लेकिन जा नहीं रही होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जा तो रही होगी किसी एंगल पे। सेल इस डायरेक्शन में कर रही है, बट बोट किसी भी टाइम पे नजर इस तरह से आएगी, जा इस तरह से रही होगी। तो बस सीधे सीधे इसमें ये फर्स्ट वाला केस हो गया हमारा। तो टाइम टेकन निकालना है, तो टाइम टेकन को सीधे सीधे d अपॉन वी, तो 400 अपॉन 10, यानी ये हो गया 40 सेकेंड्स। और हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट, तो ये पूछा हुआ है ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट को लिख सकते हैं हम लोग u इंटू टी, तो u दिया हुआ है 2 इंटू 40 यानी 80 मीटर। कर लिया होगा ये तो सभी ने, बोलिए भाई। ये वाला यस सभी ने सर। कर लिया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नो सर। नेक्स्ट देखो और देख, नेक्स्ट एक देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करो ट्राई। देखो करते हैं इसको। देखो हालांकि ऊपर जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं उस फॉर्मूले से हो जाएगा ये डायरेक्ट। कैसे? ये मैन की स्पीड यानी v हो गया, रिवर की स्पीड यानी u हो गया, ये विड्थ हो गया, और ये थीटा हो गया। तो थीटा के फॉर्म में जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं डायरेक्टली अप्लाई कर दो कि भाई टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हो जाएगा d अपॉन v साइन थीटा, और ड्रिफ्ट कितना होगा, तो ड्रिफ्ट हो जाएगा u प्लस v कॉस थीटा इंटू डी अपॉन v साइन थीटा। बट मैं कहूंगा कि पहले समझ के करो, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाओ। तो रिवर वेलोसिटी इधर की तरफ दी हुई है, तो इधर की तरफ एक वेक्टर बना लो, कितने मैग्नीट्यूड का, 2 किलोमीटर पर आवर, और वो जो स्विम कर रहा है वो स्विम कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से। और ये 3 किलोमीटर पर आवर का जो डायरेक्शन है ये रिवर फ्लो से 120 डिग्री है, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन से कितना है ये 30 डिग्री। डायग्राम एक बना लो बस, मैं ये कह रहा हूँ। तो हमें इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो इसका इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा 3 cos 30, 3 cos 30 का मतलब हुआ 3√3/2, और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा 3 sin 30, 3 sin 30 का मतलब होगा ये आएगा 3/2। तो अब देखो 3/2 और ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट होगी, ठीक है ना, ड्रिफ्ट होगी। बट क्रॉस कराने के लिए, रिवर क्रॉस कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो रिवर क्रॉस कराने के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबल है। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर हो जाएगा d अपॉन 3√3/2। तो d की वैल्यू कितनी है, किलोमीटर में लिखेंगे तो 0.5 किलोमीटर हो जाएगा, तो 0.5 अपॉन 3√3/2, तो ये 1 अपॉन 3√3 आवर्स में आ जाएगा, बोलिए। और ड्रिफ्ट कितना होगा, तो अब ये देखो कि x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, तो x डायरेक्शन में है 2 - 3/2, क्योंकि 2 और 3/2 अलग अलग है, और इसमें टाइम मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, x कंपोनेंट इनटू टाइम, तो ये आएगा 1 अपॉन 6√3 किलोमीटर्स, बोलिए। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर।
फॉर्मूला लगा ही करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो थीटा की जगह 120 लिख तो आ जाएगा आंसर। बट फॉर्मूला तो मत याद करो, समझ के करो, क्योंकि क्या है क्वेश्चन जरा सा चेंज कर देगा तो फिर गड़बड़ हो क्वेश्चन सकती ट्विस्ट हो जाता है। है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोट मूव्स अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर between two fixed point A and B. It takes T1 time when going downstream and T2 time when going upstream between these 2 points. What time will it take in still water to cover the distance equal to AB? अब डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में डायरेक्ट याद रख सकते हो कि डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है वो V प्लस यू हो जाती है और अपस्ट्रीम में स्पीड V माइनस यू हो जाती है। देखो इसमें बताते हैं क्या कह रहा है। A boat moves along the river between two fixed points. तो मान लेते हैं कि दो फिक्स पॉइंट है A B और इनके बीच का डिस्टेंस है D। अब कह रहा है कि T1 टाइम लग रहा है व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम। तो मान लो कि अगर रिवर का फ्लो A से B की तरफ है और बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी V प्लस यू। तो D डिस्टेंस V प्लस यू स्पीड से जब कवर होता है तो उसमें टाइम लग रहा है T1। ठीक है, इसी तरह से कह रहा है कि जब अप स्ट्रीम आ रहा है तो T2 लग रहा है, तो अप स्ट्रीम में वेलोसिटी जो होगी वो V माइनस ही हो जाएगी, तो इसमें टाइम लग रहा है T2। तो कह रहा है कि अगर उतना ही डिस्टेंस वो स्टिल वाटर में चलेगा, तो स्टिल वाटर में देखो अगर चलेगा तो उसको टाइम लगेगा, मान लेते हैं डेल्टा टी, और स्टिल वाटर में उसकी स्पीड V रहेगी क्योंकि U का तो कोई काम ही नहीं है। तो इसका मतलब है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें V की वैल्यू निकालनी है और वो V उठा के यहाँ रख देना है। स्टिल वाटर में केवल V स्पीड रहेगी, तो उसको सॉल्व करने के लिए भाई V प्लस यू को लिख सकते हैं D अपॉन T1, V माइनस यू को लिख सकते हैं D अपॉन T2। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, 2V इक्वल टू D ब्रैकेट 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2। तो यहाँ से देखो D अपॉन V डायरेक्टली निकल आएगा, कितना निकल आएगा 2T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो यही डेल्टा T हो गया, डेल्टा T D अपॉन V के बराबर है ना। तो D अपॉन V इसमें मैंने यहीं से अलग कर लिया, D अपॉन V। बोलिए क्लियर है? कोई डाउट? देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके सामने। दो दोस्त हैं ए और बी और दोनों रेस लगाते हैं। रेस लगाते हैं कहाँ से कहाँ का? रेस लगाते हैं रिवर के एक पॉइंट से रिवर के दूसरे पॉइंट तक का। ठीक है, अब दोनों ने फिजिक्स भी पढ़ रखी है। दोनों के स्विमिंग की जो स्पीड है वो 5 है और रनिंग की स्पीड 10 है। तो उसमें से एक क्या करता है, एक तो डायरेक्ट क्रॉस करता है ओ से पी, लेकिन एक जो है शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करता है और फिर बचा हुआ डिस्टेंस दौड़ के आ जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा है ये दौड़ने वाली स्पीड ज्यादा होगी। तो टाइम बताना है किसका कम होगा, कहने का मतलब कौन जीतेगा।
देखो करो ट्राई। देखो इसमें है क्या, एक जो है, एक तो डायरेक्टली अपोजिट जा रहा है। क्यों भाई? ए डिसाइडेड टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब कि ए जो है वो डायरेक्टली अपोजिट पहुंचेगा। तो ये बताओ कि ए के लिए टाइम कितना हो जाएगा। ए के लिए तो टाइम हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सेकंड केस बनेगा ना, डी अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से। डी की जगह है 2 किलोमीटर्स एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब उसका स्विमिंग स्पीड कितना है, स्विमिंग स्पीड उसका 5 है और रिवर का स्पीड 3 है, तो ये 4 आ जाएगा। तो ये देखो 2/4 आएगा, यानी 1/2 आवर्स बनेगा। 1/2 आवर्स यानी कि 30 मिनट्स में वो वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बी के लिए। बी के लिए देखो क्या बनेगा, बी जो है वो पहले शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच रहेगा। तो देखो शॉर्टेस्ट टाइम में वो ओ से क्यू पहुंचेगा और फिर क्यू से लेके पी तक वो जो है वो दौड़ के आ जाएगा, क्योंकि दौड़ के आने में उसको कम टाइम, ज्यादा स्पीड रहेगी। तो अब पहले तो हम निकालेंगे बी के लिए क्रॉसिंग का टाइम कितना है, मतलब बी का जो टाइम है वो 2 टाइम होगा, मतलब स्विमिंग का टाइम अलग होगा प्लस रनिंग का टाइम अलग होगा। ठीक है ना, रनिंग का टाइम अलग होगा। तो स्विमिंग का टाइम कितना होगा बी के लिए, तो स्विमिंग का टाइम होगा डी अपॉन वी। तो डी अपॉन वी मतलब 2/5, क्यों भाई, तो 2/5 आवर्स आ गया, छोड़ दो ऐसे ही। इसके बाद उसका ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट यानी कि पी क्यू डिस्टेंस। तो ड्रिफ्ट की वैल्यू होगी u इंटू 2/5, तो ड्रिफ्ट होगा उसका 6/5 किलोमीटर्स। और फिर उसको 6/5 का जो डिस्टेंस है वो दौड़ के आना है। तो दौड़ के आने में कितना टाइम लगेगा, तो 6/5 को 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा ये 6/50 यानी 3/25 आवर्स और लगेंगे। तो बी का जो टोटल टाइम होगा निकालिए कितना बनेगा, 2/5 प्लस 3/25 कितना बनेगा ये 13/25। तो 13/25 का मतलब ये 1/2 से तो ज्यादा हो गया ना, ठीक है ना। हेंस ए विल रीच अर्लियर देन बी। बोलिए, ए विल रीच अर्लियर देन बी। ठीक है, क्लियर है या नहीं बताओ। यस सर। अब इसमें एक बात का चाहो तो और ध्यान रखो, रिवर स्विमर में जितने भी क्वेश्चंस हैं रिवर स्विमर के, रिवर स्विमर क्वेश्चंस आर सेम एज एयर प्लेन एंड विंड प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, रिवर स्विमर और एयर प्लेन विंड इसमें कोई भी फर्क नहीं है, बस रिवर की जगह विंड आ गया, क्यों भाई, और स्विमर की जगह एयर प्लेन आ गया है। मतलब प्लेन में भी यही कॉन्सेप्ट है, विंड अगर है तो प्लेन की जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो विंड की वजह से चेंज हो जाएगी, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तुम स्विमर की जगह एयर प्लेन मान लेना और रिवर की जगह विंड मान लेना। बोलिए, तो हो सकता है इसका भी कोई क्वेश्चन टकरा जाए, तो कॉन्सेप्ट यही है, क्यों भाई। यस सर। ठीक है, तो अब इसमें आप करना क्वेश्चंस तो होंगे ना आपके पास।